everyone, welcome back to my channel. So in continuation with our last lecture, today we are going to discuss Rutherford experiment. Rutherford experiment की अगर हम बात करें तो इसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं and it leads to the discovery of nucleus which is one of the most important event in the history of chemistry. इस लेक्चर में हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। इस लेक्चर की अगर हम बात करें तो टोटल 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। पहला पॉइंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया गया। सेकेंड वन इज द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या था। थर्ड वन इज द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था। एंड फोर्थ वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड ने एक मॉडल डिजाइन किया जिसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल या फिर न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। सो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के क्या क्या पॉइंट्स थे, ये 4 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जो कि बहुत ही डिटेल में होने वाला है। लेक्चर को अच्छे से देखिएगा स्टार्ट से एंड तक, तभी सारी चीजें क्लियर होगी। एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सारे टॉपिक का। सो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसे बोला जाता है एंड इट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहला सवाल यह है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया गया। 1911 में अर्नस्ट रदरफोर्ड और इनके कोवर्कर्स जो थे, जनरली इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने अल्फा पार्टिकल को यूज करके सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया। अब सवाल ये है कि ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल को हम बोलते हैं He+2। He+2 इज बेसिकली अल्फा पार्टिकल। He+2 क्या है? He+2 अल्फा पार्टिकल है। बट अब सवाल ये है कि हीलियम एटम में और अल्फा पार्टिकल में क्या डिफरेंस है। ये अल्फा पार्टिकल और हीलियम एटम में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम इस डिफरेंस को क्लियर करते हैं। हीलियम एटम की अगर हम बात करें तो हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 होता है। अगर हम इस हीलियम एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन करें तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। प्रोटॉन कितना होगा? 2 होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन इस तरह से निकालते हैं A=P+N। तो N की वैल्यू क्या होगी? A-P। A क्या है? A इज द मास नंबर। हीलियम एटम का मास नंबर कितना होता है? 4 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2 हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब कि हीलियम एटम की अगर हम बात करें तो हीलियम एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। नाउ व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल। अगर हम इसका लोकलाइजेशन देखें, सपोज दैट कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये पहला ऑर्बिट है, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिट है तो हमने एक ही ऑर्बिट बनाया है। इस ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर ये हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से 1 प्लस चार्ज जनरेट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से 2 प्लस चार्ज जनरेट होगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो बचेगा क्या? सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा। एंड हीलियम की न्यूक्लियस की बात करें तो इसे He+2 से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। मतलब कि अल्फा पार्टिकल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 0 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2। अगर हीलियम+2 या अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इनका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 होगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल एज वेल एज चार्ज्ड स्पेसिस। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 होगा। अगर हम मास नंबर की बात करें तो ये 4 ही होंगे। तो अल्फा पार्टिकल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? He+2, 2 and 4। सो दिस इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो रेडिएशन इमिट होता है दे कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। एंड
पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं एंड ईच अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ मास इक्वल टू अबाउट 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड कैरीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 यूनिट्स। मतलब कि अगर हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो वो जो बचता है उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल की एक और इंपॉर्टेंस है, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल आइसोटोप ऑफ पोलोनियम 214। दिस इज बेसिक ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। सो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर क्या है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कहाँ से जनरेट होगा? ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो रेडिएशन जनरेट होते हैं उसमें अल्फा पार्टिकल होते हैं। सो अल्फा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें 3 सेटअप है। फर्स्ट वन इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होंगे, देन लेड प्लेट एंड देन गोल्ड फॉइल। इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस की अगर हम बात करें तो ये थिकनेस होता है 0.0004 सेंटीमीटर। इतना कम थिकनेस की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक एटम का ही इसका लेयर होता है। ये जो थिकनेस है वो बेसिकली एक एटम का ही ये लेयर है। नाउ इन दोनों के बीच में ये लेड प्लेट होता है और इस लेड प्लेट में एक होल होता है। ये होल क्यों बनाया जाता है? ये होल इसलिए बनाया जाता है कि ये पिन पॉइंट अल्फा पार्टिकल ये यहाँ से आए और इस होल से निकल के ये गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करे। तो जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करता है, गोल्ड फॉइल के अलावा प्लैटिनम भी ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं, कॉपर भी ले सकते हैं। सो जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करता है तो इससे 3 तरह के इंपॉर्टेंट इवेंट ऑब्जर्व होते हैं। बट उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस गोल्ड फॉइल को नेकेड नहीं रखते हैं। इस गोल्ड फॉइल को चारों तरफ सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन से ढका रहता है। अब इस जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड का बना होता है। जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन ही क्यों लिया गया? क्योंकि जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके इस पे स्ट्राइक करता है तो टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट जनरेट होते हैं और वहां पे ब्लैक स्पॉट जनरेट हो जाता है। ब्लैक स्पॉट से ये पता चलता है कि कहाँ ये अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन पे हिट किया है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल मूव किया टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल तो 3 तरह का ऑब्जर्वेशन निकला, जो ये ऑब्जर्वेशन इस फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। पहला, 99% जो अल्फा पार्टिकल थे वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए। 99% अल्फा पार्टिकल क्या हुए? गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड क्रॉस हो गए। कुछ जो थे वो स्मॉल एंगल से डेविएशन हुए, मतलब कुछ इस तरह से स्मॉल एंगल से डेविएशन हुआ, लेकिन बहुत ही कम 1 in 20,000 जो थे वो बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन हुए, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। और कुछ जो थे वो वापस उस पाथ को रिट्रेस बैक कर गए, मतलब कि 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ। सो ये 3 तरह का ऑब्जर्वेशन आया फ्रॉम द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब इस ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। ये आपका क्या है? अल्फा पार्टिकल। तो सपोज दैट कि ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल इज जनरली Ag+2 और यहाँ पे गोल्ड फॉइल है। तो अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल के बीच में क्या डिस्टेंस है? अगर मैं इसको गोल्ड फॉइल लिखूं तो इस पे चार्ज क्या होगा? इस पे गोल्ड का एटॉमिक नंबर इज 79, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड चार्ज अगर है तो E से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर हम हीलियम का चार्ज देखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है और इसका चार्ज E से मल्टीप्लाई कर देंगे।
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है अभी। लेकिन जब ये अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल विथ वेलोसिटी v, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका वेलोसिटी कम होने लगेगा, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगा, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है बढ़ने लगी। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, कूलम्ब्स लॉ के थ्रू निकालते हैं। अगर कोई चार्ज Q1 है और कोई चार्ज Q2 है, ये सेपरेटेड है r डिस्टेंस से, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। सो यहाँ पे जो स्टोरी है, जब ये हीलियम v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये स्टॉप हो जाएगा और इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो जो ये मिनिमम डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, वह पॉइंट जहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r। Q1 क्या है 2e है, Q2 क्या है ZE है। सारे वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन आएगा दैट इज हाफ mv² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r। r को हम क्या लिखेंगे, r0 लिखेंगे। Q1 Q2 के जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ mv² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 क्या है, हीलियम पे चार्ज कितना है 2e, गोल्ड पे चार्ज कितना है ZE, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 है, बट हम यहाँ पे Z लिखते हैं, डिवाइडेड बाई R0। अब हम मुझे क्या निकालना है, R0 की वैल्यू निकालना। R0 को इधर रखेंगे तो R0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² डिवाइडेड बाई हाफ mv²। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। अगर आपका वेलोसिटी दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो ये इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ZE² डिवाइडेड बाई mv²। अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, विच इज इन MKS सिस्टम। एंड CGS सिस्टम की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 होती है। सो इस तरह से हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करते हैं, एंड ये आइडेंटिफाई किया गया कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होता है वो 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर में होता है, एंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस शुड बी लेस देन 10⁻⁻14 मीटर। इसका क्या कंक्लूजन है, अगर सपोज दैट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना है 10⁻⁻14 मीटर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हीलियम पार्टिकल है, मीन्स अल्फा पार्टिकल है, और यहाँ पे गोल्ड पार्टिकल है, और गोल्ड पार्टिकल है तो यहाँ पे न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस जो होगा, जैसे जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वह पॉइंट है जहाँ पे इनकी जो आगे की वेलोसिटी है वो खत्म हो जाती है, और सो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि जो न्यूक्लियस का
रेडियस होगा वो 10⁻⁻14 मीटर से कम होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट? 3 कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या था, वेंट स्ट्रेट थ्रू द मेटल फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही था। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, जैसे सपोज दैट कि ये आपका गोल्ड फॉइल, गोल्ड एटम का न्यूक्लियस है और इनके चारों तरफ ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर मस्ट बी ए वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम और द एटम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉलो। सेकेंड पॉइंट क्या था, कुछ जो थे अल्फा पार्टिकल उसमें स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन होता था, इवन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पाथ मींस ट्रेस बैक होता था। ये क्या बोलता है, इसका मतलब ये हुआ, ये कंक्लूड ये करता है कि न्यूक्लियस रिजिड है एंड अल्फा पार्टिकल रिक्वाइल करता है ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन विथ हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास। हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास से कोलिजन की वजह से वो रिट्रेस बैक कर जाता है। एंड जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड अगेंस्ट द स्कैटरिंग एंगल, तो ग्राफ का पैटर्न इस तरीके का होता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, रदरफोर्ड ने एक मॉडल बनाया जिसे हम रदरफोर्ड मॉडल या न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। बट उससे पहले 2 इवेंट और हुए। फर्स्ट वन इज द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे एंड सेकेंड वन इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। मोस्टली एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो रंजन ने 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी किया था। कैसे किया था, इन्होंने क्या किया था, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज ट्यूब के एनोड से कोलाइड किया था, तो उससे क्या हुआ, पेनिट्रेटिंग रेडिएशन प्रोड्यूस हुआ और उस रेडिएशन को उन्होंने नाम दिया क्या, एक्सरे। एक्सरे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसका वेवलेंथ काफी स्मॉल होता है एंड रेंज जो होता है 0.1 to 20 एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है। एक्सरे जो होते हैं डिफ्रैक्टेड होते हैं बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड ऑर्डिनरी लाइट के जैसा एक्सरे स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है। जैसे जब विजिबल लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो स्पेक्ट्रा मिलता है, उसी तरह से एक्सरे को जब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू पास करते हैं तो एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है, प्रोड्यूस होता है। एंड जितने भी स्पेक्ट्रम होते हैं दे आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट यूज्ड एज एनोड। वो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता है, एलिमेंट टू सारे एलिमेंट का एक यूनिक एक्सरे स्पेक्ट्रा होता है। सो मॉसलिन ने ये इन्वेस्टिगेट किया एक्सरे स्पेक्ट्रा से कि 38 डिफरेंट एलिमेंट इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया फ्रॉम एल्यूमिनियम टू सिल्वर, और उन्होंने फ्रीक्वेंसी मेजर किया प्रिंसिपल लाइन का किसी पर्टिकुलर सीरीज का, जैसे अल्फा लाइन इन के सीरीज उस स्पेक्ट्रा का। तो जब उन्होंने फ्रीक्वेंसी मेजर किया तो उस फ्रीक्वेंसी को 2 क्वांटिटी के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट किया। एक तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक मास के अगेंस्ट में प्लॉट किया और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट में प्लॉट किया। तो जब उन्होंने एटॉमिक मास के अगेंस्ट में प्लॉट किया तो ये लीनियर प्रोपेगेशन नहीं दिखाया, लेकिन जब उन्होंने एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट में प्लॉट किया तो ये लीनियर दिखाया, दैट इज इन द स्ट्रेट लाइन। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो एलिमेंट का एक्सरे का पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर से ज्यादा प्रिसाइजली रिलेटेड है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास इन द पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई जी माइनस बी, जहां पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, जी क्या है, एटॉमिक नंबर, ए एंड बी आर कांस्टेंट। सो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो एटॉमिक नंबर है पीरियोडिक टेबल में, जो एटम का पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास बट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। नाउ एक और साइंटिस्ट आए इस रिगार्डिंग वॉन एंड ब्रोक।
इन्होंने क्या पॉइंट आउट किया कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है इट इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज कंटेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम एंड रदरफोर्ड आल्सो हैविंग द सेम ओपिनियन। उन्होंने भी ये बताया कि एटॉमिक नंबर जो होता है एलिमेंट का ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ रेस्पेक्टिव एटम। So atomic number of element is equal to serial number of element in periodic table and it is also equal to charge on the nucleus of the atom of the element and it is also equal to number of protons present in the nucleus of the atom of the element and it is also equal to number of extra nuclear electrons present in the atom of the element। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट आया दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि अगर एटम में अभी डिस्कवरी किस किस चीज का हुआ है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जस्टिफाई नहीं कर रहा था एटम के एटॉमिक मास को। तो इसलिए एक साइंटिस्ट ने ये एक्सपेक्टेशन किया कि कोई थर्ड पार्टिकल डेफिनेटली प्रेजेंट है एटम में, थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल, और वह फंडामेंटल पार्टिकल को न्यूट्रॉन बोला गया। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज एक्चुअली मेड अबाउट 20 years आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज elucidated by Rutherford and atomic masses of different atom could not be explained it was accepted that atoms consist only of electrons and protons। so Rutherford ने सजेस्ट किया कि एटम में कोई तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होता है और जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बट उसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, इट इज न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के टुवर्ड्स एक साइंटिस्ट थे चैडविक, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया फॉर देयर डिस्कवरी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4, एटॉमिक मास कितना होता है, 9। सो बेरिलियम को इन्होंने अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्ड किया। सो He24 लिखेंगे अल्फा पार्टिकल को। तो जब इन्होंने बम्बार्ड किया तो ये कार्बन में कन्वर्ट हुआ और कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुए, और उस पेनिट्रेटिंग रेडिएशन की बात करें तो ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट हो रहा था, ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट हो रहा था। मीन्स कि ये न्यूट्रल पार्टिकल था, और क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल था इसलिए इसको न्यूट्रॉन बोला गया। और इसका मास क्या था, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि नियरली इक्वल है मास ऑफ प्रोटॉन के। So neutron is a subatomic particle which has a mass 1.675 into 10⁻⁻24 gram, which is approximately 1.0087 mu or nearly equal to the mass of proton or hydrogen atom and carrying no electrical charge। EYM क्योंकि चार्ज नहीं है तो EYM की वैल्यू क्या होगी न्यूट्रॉन की, 0 होगी। अभी तक टोटल 3 हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम में और भी एटम्स में और भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, बट सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी प्रोटॉन है, फोटॉन है, ग्रेविटॉन है, पॉजिटिव म्यू मेजॉन है, निगेटिव म्यू मेजॉन है, पॉजिटिव पाई मेजॉन है, निगेटिव पाई मेजॉन है एंड न्यूट्रल पाई मेजॉन है। एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड दे आर डिस्कवर्ड बाय दीज साइंटिस्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन और रदरफोर्ड ने एक मॉडल डिजाइन किया जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल। टोटल 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है रदरफोर्ड मॉडल का। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रपोज किया जिसको न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम में हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को कंबाइंडली क्या बोलता है, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। एंड ऑलमोस्ट होल ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंट्रीब्यूटेड बाय दीज न्यूक्लियॉन्स। मैग्नीट्यूड जो होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स। सेकेंड पॉइंट क्या था, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। डायमीटर ऑफ एटम 10⁻⁻8, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻13,
तो ये टोटल कितना आएगा 10 टू द पावर 5। सो डायमीटर ऑफ एटम जो है इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम्स डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ए क्या है, ए इज द मास नंबर दैट इज p प्लस n एंड r नॉट इज द आर नॉट की वैल्यू क्या होती है 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। सो रदरफोर्ड एंड मार्सडेन की बात करें तो ये स्टूडेंट है रदरफोर्ड के, इन्होंने हाइड्रोजन न्यूक्लियस की डेंसिटी कैलकुलेट की जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास को हम इस तरह से निकाल सकते हैं a इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यू सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होती है इट इज 1.685 इंटू 10 टू द पावर 14 ग्राम पर cm क्यूब। थर्ड पॉइंट क्या था, एटम्स में इम्पटी स्पेस जो होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड न्यूक्लियस पार्ट जो होता है एटम का दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एटम। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो होता है एटम का वॉल्यूम ऑफ द एटम। सो एटम का जो मास होता है वो किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, न्यूक्लियस के द्वारा, लेकिन एटम का जो वॉल्यूम होता है वो किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के द्वारा। किसके द्वारा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड एटम की अगर वॉल्यूम की बात करें तो इट इज 10 टू द पावर 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है। डायमीटर कितना था, 10 टू द पावर 5 टाइम्स था। वॉल्यूम कितना है, 10 टू द पावर 15 टाइम्स है। नाउ फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं इन क्लोज्ड ऑर्बिट विथ हाई स्पीड, और इसमें सपोज दैट कि ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लगेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और क्योंकि इसमें मास भी होता है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसके द्वारा बैलेंस होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। एंड दिस मॉडल वाज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम, और ये रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस, सन को रिप्रेजेंट करता है जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड द सन जस्ट लाइक प्लैनेट। सो इलेक्ट्रॉन को प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। नाउ ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सिमिलर है न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल एज द सोलर सिस्टम, कुछ डिफरेंसेस है। जैसे सन एंड प्लैनेट की बात करें तो ये बहुत ही बिग बॉडीज है जिनका मास ज्यादा होता है, लेकिन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ही कम होता है। दूसरा चीज, सन एंड प्लैनेट अनचार्ज होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार्ज होते हैं। सो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है। दूसरा, जो प्लैनेट का रिवॉल्यूशन होता है इन द सोलर सिस्टम वो ग्रेविटेशनल फोर्स से गवर्न होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्यूशन होता है न्यूक्लियस के अराउंड वो ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू गवर्न होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिफरेंस है, सोलर सिस्टम की बात करें तो एक ऑर्बिट में एक ही प्लैनेट रिवॉल्व करता है, लेकिन अगर न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो वहां पे एक ऑर्बिट में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रोटेट रिवॉल्व करते हैं। सो देयर इज सम ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो जब चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स मूव करता है तो कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सपोज दैट ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो क्योंकि ये चार्ज है तो जब ये रिवॉल्व करेगा तो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जब एनर्जी लूज करेगा तो एक समय ऐसा आएगा
कि वो इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो जाएगा, जो कि एटम की अनस्टेबिलिटी को बताता है. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन अट्रैक्टिव फील्ड इट मस्ट emit radiation and electrons should lose energy at every turn and move closer and closer to the nucleus following spiral path, and ultimate result will be that it will fall into the nucleus making atom unstable. Now Bohr's model calculation and pointed out that atom would collapse in 10 to the power 8 minus 8 second. क्योंकि एटम क्वाइट स्टेबल होता है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं करता न्यूक्लियस में. इट मीन्स कि ये जो रदरफोर्ड मॉडल है डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. सो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है रदरफोर्ड मॉडल का, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है. सेकेंड डिमेरिट क्या है, सेकेंड ड्रॉबैक क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता है तो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है दैट शुड बी कंटिन्यूअस, बट actual observed spectrum consists of well defined lines of definite frequencies, hence loss of energy by the electron is not continuous in an atom. So इन्होंने स्पेक्ट्रम, रदरफोर्ड मॉडल ने स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं किया, and this leads to the developments leading to the Bohr's model of the atom. बोर्स मॉडल ऑफ एटम कैसे डेवलप हुआ, हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स जो ऑब्जर्व हुए स्टडीज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद द मैटर provided immense information regarding the structure of atom and molecules. So नील बोर्ड ने इस रिजल्ट को यूटिलाइज किया एंड इम्प्रूव किया अपॉन द मॉडल प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड. जो रदरफोर्ड के द्वारा मॉडल प्रपोज किया था उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज किया गया था. And two developments played a major role in the formulation of Bohr's model of atom. Dual nature of electromagnetic radiation, which means that radiation possesses both light and particle properties. जो रेडिएशंस होते हैं उसमें वेव लाइक प्रॉपर्टी भी होती है एंड पार्टिकल लाइक भी प्रॉपर्टी होती है, एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं what is the wave nature of electromagnetic radiation and what is the particle nature of electromagnetic radiation. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे and then we will shift towards the Bohr atomic model. So this is all about today's lecture. In our next lecture we will discuss about wave nature and particle nature of electromagnetic radiation and then Bohr's atomic model.